नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप तमाम दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 12 के अंतर्गत जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 11 तक को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है और उसका वीडियो भी साथियों अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा। इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और साथियों, अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरबीडी का सेट प्रैक्टिस हो रहा है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो है वह भी साथियों इन दो प्रैक्टिस सेट को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 आया है साथियों, उस वॉल्यूम 2 को हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 आया है। इसे हम लोग इस दोनों सेट को कंप्लीट होने के बाद इस सेट को कंप्लीट करेंगे। इसमें कुल साथियों 20 सेट दिया हुआ है, 20 सेट दिया गया है वॉल्यूम 2 में और इस 20 सेट को यहाँ पे आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसके बाद इस सेट को वॉल्यूम 2 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग साथियों यहाँ पे 12 सेट का क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए प्रश्न को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस क्वेश्चन बैंक को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद साथियों इसमें कुल 12 सेट है। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग साथियों किरण के पब्लिकेशन जो है, किरण पब्लिकेशन के सेट को भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो उन तमाम प्रश्नों को, उन तमाम सेट को कवर करने के बाद, और इसमें साथियों अगर किरण पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें कुल 30 सेट प्रैक्टिस दिए हुए हैं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि हमारे सेट प्रैक्टिस की तादाद जो है वह काफ़ी बढ़ जाएगी और हम लोग काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट प्राप्त करेंगे, एग्जामिनेशन में बेहतर कर पाएंगे। चूँकि इतने ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करने के बाद आपको बार बार प्रश्न जो है उसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी कि प्रश्न बार बार रिपीट होगा और आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। बस आपको करना है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन रखना है और जब भी वीडियो अपलोड हो आप वीडियो को पूरा देख जाए, एक भी प्रश्न आप छोड़े नहीं। और आप मेरा इस बात पर अगर अमल कर लिए तो हमें लगता है कि आपका एग्जामिनेशन में बेहतर से बेहतर स्कोर होगा और रिजल्ट आने की प्रबल संभावना होगी। साथियों, इस ज्ञान बिंदु की अगर सेट की बात करें, इसमें साथियों कुल 15 सेट दिए गए हैं। इस ज्ञान बिंदु सेट में 15 सेट दिए गए हैं। इस सेट को भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपका एडिटोरिया के सेट में भी 15 सेट दिए गए हैं। साथियों, इतने सेट को करने के बाद आप सोचिए आपका कुल कितना टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगा, कितना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपका साथियों आरबीडी के सेट नंबर 12 से लिया गया है। पहला प्रश्न है कि डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। देखिए, पहला अगर साम्राज्य की अगर बात करें जिसका बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था वह आपका मौर्य वंश था। मौर्य वंश की अगर बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और यह मौर्य वंश की स्थापना 322 में किया गया था। अगर साथियों बात करें तो चंद्रगुप्त को गुरु थे विष्णुगुप्त इनके गुरु थे विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना गया है। इसके अलावा साथियों अगर बात करें, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर कुषाण वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कुजूल कडफिसेस था। कुजूल कडफिसेस जो है वह कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश की अगर बात करें साथियों तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वह कनिष्क था। कनिष्क जो है इसका सबसे साथियों प्रतापी शासक था। इसके अलावा साथियों गुप्त वंश की अगर बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, प्रथम
यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक था। और इस गुप्त वंश की अगर गुप्त वंश के स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना जो है 319 से 320 के करीब हुआ था। इसके अलावा साथियों चोल वंश है। अगर इस चोल वंश की अगर हम बात करें तो चोल वंश का संस्थापक जो है वह विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था। इसकी स्थापना 850 ईस्वी के आसपास की गई थी। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला प्रश्न का मौर्य वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। देखिए सांची की अगर बात करें तो इसे 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। यह सांची का स्तूप जो है साथियों वह एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में रायसीना जिले में पड़ता है। रायसीना जिले में, मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में यह सांची का स्तूप पड़ता है और यह साथियों बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और साथियों इसे अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि बैंकिंग के शब्द में CTS किसके लिए संक्षिप्त रूप है। साथियों इसका मतलब होता है चेक ट्रांकेशन सिस्टम। इसके द्वारा क्या किया जाता है, चेक को अधिक गति से यानी कि और तेज़ी से इसे क्या किया जाता है, क्लियर किया जाता है। यह चेक क्लियर करने का एक प्रोसेस है CTS। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसे पारित किया गया था वर्ष 2018 में। इसे साथियों 16 मार्च 2018 में स्थापित किया गया था। इम्फाल एक केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय है जो कि आपका मणिपुर में है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। प्रश्न संख्या 5, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। तो साथियों इसे कृषि विज्ञान कहते हैं। इस कृषि विज्ञान के अंतर्गत मृदा की क्वालिटी, मृदा के बारे में स्टडी किया जाता है कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होगी। साथ ही साथ फसल चक्र का इसमें स्टडी किया जाता है, यानी कि फसल के किस क्रम को अब जो है नेक्स्ट टर्म में क्या बुआई की जाएगी। अगर बदल बदल के करेंगे तो भूमि की यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। साथ ही साथ खरपतवार को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसको नाश किस तरीके से किया जाएगा, फिर कीटों का नियंत्रण, कीट से फसलों को किस तरीके से बचाया जाएगा। यह तमाम साथियों स्टडी जो है वह कृषि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, छठे नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसे साथियों पारिस्थितिक विकास के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। पारिस्थितिकी विकास के जनक जो थे वह रामदेव मिश्र थे। पारिस्थितिकी विकास के जनक रामदेव मिश्रा थे। प्रश्न संख्या 7, सातवें नंबर प्रश्न कह रहा है कि टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। नवोदित खिलाड़ी का मतलब साथियों यंगस्टर के साथ जो है उन्हें प्रतिस्पर्धा, मतलब उनके साथ जो है गेम खेलने के लिए एक ओपोनेंट के रूप में इसे अनुमति प्रदान की गई थी। तो इसकी शुरुआत साथियों 1968 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों टेनिस खेल में ओपन एरा की शुरुआत 1968 में हुई थी और इसमें जो है जो भी पेशेवर खिलाड़ी थे उनको यंग खिलाड़ियों को साथियों उन्होंने यंग खिलाड़ियों को आमंत्रित किया था एक ओपोनेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए। 1968 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 8, लैम्बैंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है। तो यह आपका त्रिपुरा का जो है एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है।
त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्य में साथियों इसे मनाया जाता है। अगर बात करें त्रिपुरा की, त्रि मतलब तीन आता है। यह त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य है। प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वह बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया और इसका विमोचन जो है, इसका विमोचन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। पूर्व विदेश मंत्री जो है सुषमा स्वराज के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। साथियों यह जो एग्ज़ाम वॉरियर्स है वो परीक्षार्थियों को उसके एग्जामिनेशन के दौरान जो है तनाव, उसके विषय में साथियों अनुभव को साझा करती है। यह नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम था मन की बात, जो कि रेडियो में वो करते थे, उसी का संकलन साथियों यह है एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रश्न संख्या 10, मनुष्यों में गुण सूत्र के कितने युग्म होते हैं? साथियों कुल मिला के 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा, जिसमें अगर काउंट करें तो साथियों 24 लिख दिए, 23 जोड़ा होता है, 23 × 2 टोटल 46 होते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता के कोच को दिया जाता है? तो यह साथियों द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि किसी भी खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 12, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को साथियों 1856 से लागू किया गया था। वह जो है 16 जुलाई 1856 से इसे लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की अगर बात करें तो इसके माध्यम से जो भी विधवाएं थी वह दोबारा शादी कर पाएगी, यानी कि ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। यह साथियों लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यह पारित हुआ था और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 के मध्य था। इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से, किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो विलियम जोन्स कप का संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। राजस्थान राज्य का साथियों यह बास्केटबॉल जो है वह खेल है। प्रश्न संख्या 14, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात यानी कि लिंगानुपात 900 से कम है? तो यह हो जाएगा आपका हरियाणा का। हरियाणा की अगर लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा का लिंगानुपात 879 है, जबकि साथियों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका लिंगानुपात 931 है। अगर झारखंड के लिंगानुपात की बात करें तो इसका साथियों 948 है। और असम के लिंगानुपात की बात करें तो असम का लिंगानुपात जो है वह आपका 958 है। साथियों भारत के लिंगानुपात की बात करें, इंडिया की, तो भारत का लिंगानुपात जो है वह 943 है, जो कि साथियों यह सारे प्रश्न जो सारे डाटा है, सारे आंकड़े वह आपका 2011 के जनगणना के अनुसार यह डाटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 15, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। तो साथियों यह जो है आपका हिरण्यगर्भ 15 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, प्राचीन भारत में लोग यह विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाएगा
तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह इस क्षत्रिय जन्म से वर्तमान में हो अथवा नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो इसे साथियों उत्खनन के द्वारा, क्वारिंग के द्वारा इसे निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 17, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को, वैज्ञानिक स्टडी को क्या कहा जाता है? तो जीव जंतुओं के जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसके पारिस्थितिकी विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को और वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं, जिसे साथियों जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे साथियों जूलॉजी तो है लेकिन वनस्पति नहीं है, जंतु विज्ञान है। सॉरी फॉर माय मिस्टेक। यहाँ साथियों जूलॉजी होगा, जंतु विज्ञान। 17 का ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो यूपी में साथियों, यूपी की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। इसके अलावा साथियों अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों की संख्या है और तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। साथियों आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। साथियों 19 नंबर प्रश्न को करेंगे, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं और आपका एक लाइक साथियों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसके अलावा एक बार रिपीट कर लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे बिहार का लोकसभा सीट की संख्या, बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या की अगर बात करें, लोकसभा सीट की संख्या तो वह 40 है। ठीक है। अब विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा के सीटों की बात करें तो यह आपका 243 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या आपका 16 हो जाएगा। जबकि साथियों विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद की सीटों की संख्या वह आपका साथियों 75 हो जाएगा। यह एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके के प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो यह नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व जो है वह आपको वल्लभ भाई पटेल के साथियों, वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन की शुरुआत की गई थी। और यह साथियों कहाँ पे हुआ था? बारदोली में हुआ था। और इसी बारदोली सत्याग्रह से प्रभावित होकर, क्योंकि इसमें महिलाओं ने भी काफ़ी संख्या में भाग लिया था, और यहीं पे साथियों महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि इन्हें दी गई, यानी कि सरदार कह के बुलाया गया। और महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें, इसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। यह जो है आपका खेरा सत्याग्रह का तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था साथियों। बारदोली की अगर बात करें तो यह 1928 में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर को साथियों वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाया जाता है। जबकि साथियों हिंदी भाषा दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और संविधान दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं हिंदी दिवस, और साथियों इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी भाषा दिवस, हिंदी देखिए हिंदी आपका भाषा दिवस, और हिंदी आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, संविधान दिवस, ये सब आपका
14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। फिलहाल हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। साथियों, वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धर्म दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की, और जब 2005 में यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था, इसके बाद यह डिसाइड किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन जो है वह नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 22, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011 से 12 और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए? साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है वह जो है वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्यों 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया गया है। अगर हम साथियों बात करें तो इसकी स्थापना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 12 जुलाई 2006 को की गई थी, 2006 को हुई थी। और साथियों इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जाता है, यानी कि जड़त्व की बात करें तो इसको इसके द्रव्यमान के माध्यम से इसे मापा जाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन का विरोध करती है, उसे साथियों जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व साथियों उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। और यह जड़त्व जो है न्यूटन की गति का पहला नियम है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सेशन में साथियों डिस्कशन जो है हम, चूँकि आपके तरफ से कमेंट आया था कि सर थोड़ा स्लो करेंगे, तो हमने स्लो किया है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की धारा साथियों 22 के अनुसार, यह जो आर्टिकल जो है धारा उस 22 के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर हमारा साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आरबीआई की अगर बात करें तो उसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, और इसकी स्थापना आरबीआई की स्थापना जो है साथियों 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो यह साथियों कोच्चि एफसी जो है वह हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी जो है वह नहीं है। यह जो है साथियों एक भारतीय संघ फुटबॉल क्लब था। प्रश्न संख्या 26, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो है इस सब का अध्ययन जो है फूल आना, पत्तियां निकलना, ये सारे विज्ञान का अध्ययन साथियों फिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डैश से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? देखिए आर्टिकल 354 की अगर बात करें तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने का साथियों जो कि भारतीय दंड संहिता 354 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 28, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? विधानमंडल है, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों अगर हम बात करें तो कुल 6 जगहों पर है,
वह कौन सा है? एक आपका आंध्र प्रदेश है। साथियों इसे याद रख लीजिए, अगर आपको याद रहेगा तो पूछेगा एग्जामिनेशन में कौन नहीं है, ठीक है, पूछेगा इसमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो एक आपका साथियों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश होगा। उसके बाद एक आपका उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर, एक आंध्र प्रदेश, एक आपका उत्तर प्रदेश, एक तो बिहार हो जाएगा, एक आपका बिहार हो जाएगा, फिर साथियों एक आपका महाराष्ट्र होगा, दूसरा आपका फिर एक कर्नाटक हो जाएगा, और कर्नाटक के बाद साथियों तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। और साथियों इस यहाँ पे इन 6 जगहों पर द्विसदनीय विधानमंडल है, यह 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। एक बार फिर से साथियों इसे रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार आ गया आपका, बिहार आ गया, फिर आपको साथियों कर्नाटका आ गया, आपको याद कर लेना है, कर्नाटका आ गया, फिर अगर बात करें साथियों तो महाराष्ट्र आ गया, उसके बाद आपका तेलंगाना आ गया। अब इसको काउंट करेंगे, कुल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। यहीं पे साथियों इन 6 राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है। प्रश्न संख्या 29, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के लिए स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब इसकी यानी कि आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है था वह यहाँ का भारत का वायसराय था। इस आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया था? तो यह हो जाएगा आपका एंथ्रेक्स, ठीक है ना। भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका जो है वह एंथ्रेक्स था। 30 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सीरम इंस्टीट्यूट तो इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा की गई थी। किसने की थी? साइरस पूनावाला के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 31, 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका चांडिल बांध है। इस ऑप्शन की अगर बात करें, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में बहने वाली नदी है। इस नदी पर झारखंड में चांडिल बांध बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? झारखंड में। यह चांडिल बांध आपका झारखंड में पड़ता है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 32, 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है साथियों कि 19वीं शताब्दी के एक महान साम्राज्य सुधारक यानी कि समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ है? उनका जन्म जो है वह साथियों केरल में हुआ है। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। इनका जन्म केरल में हुआ। इन्होंने साथियों कन्याकुमारी के मारुतवन पर्वत की एक गुफा में तपस्या की थी। प्रश्न संख्या 33, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। अगर धेनुका की बात करें तो यह लोकप्रिय जो है वह कोडफोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडफोन वाद्य यंत्र है। वीणा, केंद्र, सारंगी, इकतारा, बेहंगरा, धेनगा जैसे संगीत वाद्य यंत्र उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध और प्रचलित है। हालांकि साथियों इतना नहीं समझना है। अगर हम बात करें इसका प्रश्न नंबर 33 का, तो धेनुका जो क्या है साथियों एक वाद्य यंत्र है। तो कौन सा वाद्य यंत्र है? तो कोडोफोन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 34, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह साथियों एक एक्टर रह चुके हैं और अभिनेता है थोड़ा थोड़ा साथियों। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कई दक्षिण भारतीय फिल्म और साथ ही साथ बॉलीवुड हिंदी फिल्म सिनेमा में, हिंदी जगत सिनेमा में भी इन्होंने अपने कई सारे मूवी किए हुए हैं। आशुतोष राणा।
इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका शीर्षक है मौन मुस्कान की मार। प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक यानी कि शॉट पुट खिलाड़ी है। तो यह आपका तेजपिंदर सिंह तूर है। तेजपिंदर सिंह तूर भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। इनका संबंध पंजाब राज्य से है। उन्होंने एशियन गेम्स में भारत को 7वां गोल्ड मेडल दिया था। प्रश्न संख्या 36। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है यानी कि सही नहीं है। अब देखिए साथियों, ऑप्शन एक यहाँ है और बी सी डी ऑप्शन अगले स्लाइड में है। तो पहले ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पूछा गया है साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को चुनना है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में। तो यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम के द्वारा की जाती है। तो यह तो सही है, एक सही प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, हमें गलत ऑप्शन को ढूंढना है। प्रश्न संख्या बी। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। तो सही बात है, ये भी आपका सही है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। ऑप्शन सी साथियों यहाँ से गलत हो जाएगा। और जांच के दौरान पाई जानकारी या सामग्री को साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी कि झोपड़पट्टियों में से एक है। तो यह हो जाएगा आपका धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। और यह साथियों मुंबई का एक क्षेत्र है। यह कहाँ पे है? मुंबई का यह एक क्षेत्र है। यह झुग्गी बस्ती है और यह पश्चिमी माहिम और पूर्व सायन के बीच में स्थित है। प्रश्न संख्या 38। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। तो इसे बागवानी के नाम से जानते हैं। बागवानी के अंतर्गत सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित कृषि की जाती है। प्रश्न संख्या 39। बेगम नूरजहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था यानी कि बेगम नूरजहाँ का शादी नहीं हुआ था, उससे पहले, शादी से पहले क्या नाम था? तो उसका नाम था साथियों मेहरुनिसा, मेहर उन निसा। और साथियों इसे जो है यह नूरजहाँ का उपाधि या नूरजहाँ का नाम जो है वह मुगल शासक जहांगीर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 40। डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। अब देखिए साथियों, राजकोषीय नीति जो है, राजकोषीय नीति वह आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए एक सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग होता है। इस सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय तथा साथियों इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, करारोपण यानी कि टैक्सेज, बजट घाटे, सब्सिडी और हिनार्थ प्रबंधन या घाटे को इस वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियों को साथियों राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारी कड़ियाँ जो है जुड़ी होती हैं। प्रश्न संख्या 41। निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया यानी कि नॉर्मली पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए और करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो यह साथियों परंपरा की अगर बात करें तो यह चैती है। यह कला शैली चैती है जो कि पुरुषों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो यह जो है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 6% S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के अनुसार। प्रश्न संख्या 43। 43। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो यह बने हैं MK स्टालिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।
प्रश्न संख्या 44, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो इसका अभ्यास साथियों पश्चिम बंगाल में जो है वह अमेरिका वायुसेना और भारतीय वायुसेना के बीच इसका अभ्यास किया जाएगा। प्रश्न संख्या 45, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो है वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46, भौगोलिक संकेतक यानी कि जिसे साथियों जीआई टैग कहते हैं, ठीक है, तो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है। यह नागरिक दुबराज किस राज्य का चावल है? किस राज्य में इस नागरिक दुबराज चावल की खेती होती है? तो साथियों यह छत्तीसगढ़ में उपजाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी वस्तुओं को, किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहचान हो। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह किया गया है पंजाब, ठीक है। पंजाब किस राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है वह सीएम दी योगशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, शुरुआत किया गया है। और इसके अंतर्गत इसे 4 शहरों में शुरू किया गया है। चार शहरों में इसे शुरू किया गया है। एक आपका साथियों पटियाला है, दूसरा आपका अमृतसर है, तीसरा आपका लुधियाना है और चौथा आपका फगवाड़ा है, ठीक है। लुधियाना है, चौथा आपका फगवाड़ा है। इस चारों जगहों पर साथियों पंजाब राज्य सरकार के द्वारा सीएम दी योगशाला कार्यक्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है? यानी कि U20 जो है इसी G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत इसका साथियों परामर्श का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है, जो कि G20 के पैटर्न पर किया गया है। और यह साथियों 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा और इसमें भारत और विदेशों के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधि जो है इसमें हिस्सा लेंगे। युवा प्रतिनिधि जो है वह इसमें हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो यह पेश किया गया है केनरा बैंक के द्वारा। केनरा बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। साथियों इसी केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था। प्रश्न संख्या 50, फिलहाल इसका आंसर है साथियों केनरा बैंक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 50, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की बात करें, जिसका मुख्यालय साथियों मनीला में है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? एडीबी की अगर बात की जाए तो इसने भारत के विकास दर को 6.4% बताया है। प्रश्न संख्या 51, अनुच्छेद 170 के अनुसार आर्टिकल साथियों 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह टारगेट किया गया है 500। आर्टिकल 170 के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से साथियों अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 52, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो यह साथियों जो है वह 20,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित होते हैं।
यह ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस, और इसी के माध्यम से यह ट्रैक करता है और यह काम करता है। प्रश्न संख्या 53, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यह कहाँ पे स्थित है? यह आपका इंदौर में पड़ता है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है वह 19 फरवरी 1984 को इंदौर मध्य प्रदेश के साथियों एमपी मध्य प्रदेश के इंदौर में की गई थी, और इसकी स्थापना जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है, एक यूनिट है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 54, 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? मानव रक्त में साथियों ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाए जाते हैं, जबकि आपका क्रोडोसाइट जो है वह मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। यह साथियों एक उपास्थि में पाया जाता है, ठीक है, उपास्थि में यह पाया जाता है। उपास्थि में पाया जाने वाला एक कोशिका होता है, ठीक है, उपास्थि में पाए जाने वाला एक कोशिका होता है क्रोडोसाइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को साथियों प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। पानी की जब कमी होती है तो कोशिका का क्या होता है, संकुचन होता है, वह सिकुड़ती है और यह सेल वॉल से यानी कि कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, और इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 56, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। साथियों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर जो है वह कितना निर्धारित किया गया है? तो यह साथियों 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका जो है निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया है। साथियों वह नाइट के समय जो है इसका सीमा निर्धारण है 45 डेसिबल से उच्च की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 57, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें इसका अनुपात जो है रेशियो 14:3 होता है। साथियों जब इसे हैबर विधि के अनुसार नाइट्रोजन का 1/4 और हाइड्रोजन का 3/4 को साथियों जब हम गर्म करते हैं, इसके मिश्रण को गर्म किया जाता है साथियों, तो अमोनिया का निर्माण होता है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 58, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर जो प्रणालियां हैं वह किस पर आधारित है? साथियों जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर हुआ करती थी वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। साथियों इसे इनियक के नाम से जाना जाता है। इनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम था, और यह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 59, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? तो यह है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? तो यह हो जाएगा आपका दीफू दर्रा। यह दीफू दर्रा जो है वो भारत, चीन और म्यांमार की विवादास्पद त्रिबिंदुए सीमाओं के क्षेत्र के आसपास एक पहाड़ी दर्रा है। दीफू दर्रा भारत में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। इस दर्रे की ऊंचाई जो है वह 4587 मीटर है। मीटर जो है इसकी हाइट है। यह हिमालय श्रेणी में स्थित है। अक्टूबर 1960 में चीन और बर्मा ने अपनी सीमा को
दीफू दर्रे तक सीमांकित किया था? प्रश्न संख्या 61 नंबर साथियों प्रश्न में पूछा गया है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? कौन सा जो है भूकंपीय तरंग होता है, रे होता है, उस साथियों उसमें अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो यह हो जाएगा आपका इस तरंगे। इस तरंगे की अगर बात करें तो इसकी औसत गति साथियों, औसत गति जो है इसकी इस तरंग की 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और इस तरंग को गौण तरंग के नाम से जाना जाता है। इस तरंगों की जो संचरण दिशा होती है तथा कणों के दोलन की दिशा वह एक दूसरे के समकोण पर होती है। प्रश्न संख्या, और साथियों अगर इसे ठोस माध्यम से गुजारेंगे तो गुजर सकती है, जबकि साथियों इसे अगर आप तरल माध्यम में गुजारेंगे तो यह क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 62, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था साथियों? एक फिल्म में डायलॉग था, याद था साथियों, पहला याद रखता है, या IAS IPS का कोई मूवी था, उसमें पहला फर्स्ट याद रखता है, सेकंड कोई याद नहीं रखता है। अब देखिए साथियों, फर्स्ट आप याद रखेंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो यह कौन था? बज एल्ड्रिन था, जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति था। कभी कभी पढ़ाया जाता है साथियों तो उसमें बोला जाता है कि भाई फर्स्ट आओ, फर्स्ट को याद रखता है। कोई आपसे पूछा IPS में प्रथम रैंक, IAS जो बना था उसमें फर्स्ट कौन बना था प्रथम रैंक पर? तो टीना डाबी बनी थी। बस उस दौरान जब टीना डाबी बनी थी तो उस दौरान उस साल सेकेंड कौन था? तो सर नहीं पता, ऐसा बताया जाता है, लेकिन वो सर वास्तविक में आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो बज एल्ड्रिन वह दूसरा व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है। जब आप किसी भी फाइल को, फोल्डर को, इमेज को, कोई भी प्रोजेक्ट को आप डिलीट करेंगे तो वह रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। वहाँ से आप इसे दोबारा से वापस कर सकते हैं। जब आपको परमानेंटली साथियों डिलीट करना है तो फिर आपको रिसाइकिल बिन से इसे हटाना होगा। प्रश्न संख्या 64, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? साथियों भारतीय योजना आयोग की गठन की बात करें तो इसका गठन 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके अंतर्गत योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके जगह पर साथियों नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इस योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग को साथियों योजना आयोग को समाप्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? तो यह हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। एब्सिसिक एसिड पादप हार्मोन यानी कि पौधों में जो वृद्धि होती है उसको यह रोकता है। और जो है साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वह कोशिका विभाजन करता है। प्रश्न संख्या 66, साइटोकाइनिन यहाँ है साथियों, यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 66, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो दूरी मापन में यानी साथियों यह खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो यह हो जाएगा आपका जिब्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी। और यह पौधे के जो तने के डेवलपमेंट में क्या होता है, सहायक करता है, सहायता प्रदान करता है यह जिब्रेलिन नामक हार्मोन। प्रश्न संख्या 68, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिक के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? तो यह है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। इन्हें अनुवांशिकी का आधुनिक अनुवांशिक जनक का
पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। प्रश्न संख्या 69, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो कि क्या होता है, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न को दोहराया जाता है, प्रश्न को एक बार दोहराते हैं। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजाति हैं, स्थानीय प्रजातियां जो केवल एक विशेष क्षेत्र में, स्थानीय कहने का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में, है ना। जैसे मान लीजिए साथियों, मैं स्थानीय निवासी हूँ, मान लीजिए बिहार का, ठीक है, तो मैं किसी खास बिहार हूँ, बिहार के किसी माने पूरा स्टेट में मेरा खास हो गया बिहार। अगर बिहार का मुजफ्फरपुर का अगर नाम लेता हूँ तो मुजफ्फरपुर खास हो जाता है, पटना हो तो ये सब स्थानीय हो गया। उसी तरीके से यह प्रश्न क्या कह रहा था कि स्थानीय जो प्रजाति है या स्थानीय पौधा है और या स्थानीय कोई जानवर है, वे एक विशेष क्षेत्र में ही उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से साथियों हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 70, मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है। साथियों, उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, सही बात है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यह भी सही है। वे अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये सब मत्स्य वर्ग के बारे में कहा जा रहा है। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, हिंदू कोश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी तिरीर मीच है, जिसकी ऊंचाई साथियों 7708 मीटर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 72, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। इसे जो है सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था। और साथियों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, यह 115 आकांक्षी जिलों में राष्ट्र स्तरीय उद्यमिता जागरूकता अभियान साथियों इसकी शुरुआत की गई है। और यह अभियान देश भर में 30 अक्टूबर 2018 से साथियों 8 अक्टूबर 2018 तक साथियों यह चला था। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें से कौन सा आपका राइट मैच है। तिजारा मंदिर की बात करें तो यह साथियों आपका राजस्थान में पड़ता है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। वेंकटेश्वर का मंदिर साथियों आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर का मंदिर है। और लिंगराज का मंदिर जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में साथियों, उड़ीसा में लिंगराज का मंदिर पड़ता है। प्रश्न संख्या 74, प्रश्न संख्या 74 में कह रहा है कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल यानी कि जेनेटिक्स रूट्स कहाँ मौजूद होते हैं। तो यह जो है अफ्रीका में, ठीक है ना, अभी मौजूद है, होते नहीं मौजूद है। मानव जाति का जो जेनेटिक्स मूल है वो अफ्रीका में मौजूद है। मनुष्य को साथियों होमो सैपियंस की प्रजाति में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे कार्ल लिनियस के द्वारा उनके 18वीं सदी में एक किताब लिखी गई थी कार्ल लिनियस के द्वारा, जिसका नाम था साथियों सिस्टेमा नेचुरी। और इसी में साथियों इसका जिक्र किया गया था। होमो सेपियंस कहने का अर्थ है साथियों बुद्धिमान व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 75, खुर वाले जानवर जो होते हैं उनके आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो यह हो जाएगा रुमेन। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर बनेगा। साथियों, आमाशय की अगर बात करें तो आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है। और खून वाले जो जानवर हैं उनमें साथियों आमाशय जो है वह 4 कक्ष में बटा होता है। अगर हम बात करें पहले कक्ष की तो यह आपका रुमेन हो जाएगा। अगर साथियों दूसरे कक्ष की बात करें तो यह आपका रेटिकुलम हो जाएगा। रेटिक्यूलम दूसरा कक्ष हो जाएगा। तीसरा कक्ष साथियों
ओमेसम हो जाएगा, ओमेसम तीसरा कक्ष हो जाएगा। और चौथा आपका एबोमेसम हो जाएगा, एबोमेसम इसका क्या हो जाएगा, चौथा कक्ष होगा। और रूमेन में क्या होता है, जब पशु भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उसे रूमेन में वह ले जाते हैं और वहाँ यह भोजन क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मुंह में ला के वो दोबारा से क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, जिसे हम लोग क्षेत्रीय में अपने जगह पे हम लोग क्या कहते हैं कि वह पागुर कर रहा है, यानी कि उसे पचा रहा है, चबा रहा है। इसके बाद साथियों रेटिकुलम की बात है। रूमेन में से जो खाना की, अगर आप रूमेन में भोजन को वो मवेशी ले जाता है तो उसमें क्या होती है, उसके साथ जो है कुछ बैक्टीरिया मिश्रित हो जाते हैं। और साथियों ओमेसम की बारी अगर आएगी तो मुंह में पागुर को अच्छी तरह चबाने के बाद पशु उसे क्या करते हैं, निगल लेते हैं और यह पानी का यहाँ पे अवशोषण होता है। ओमेसम में पानी का अवशोषण होता है। और एबोमेसम में साथियों इसमें क्या होता है, इसे यथार्थ आमाशय कहते हैं। एग्जैक्टली यह आमाशय का ही पार्ट है। इसमें पाचन के रसायन भोजन को हजम करने का कार्य होता है। इसमें साथियों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित रहता है। जहाँ पे साथियों कुल अगर इस बात करें एबोमेसम की, वहाँ पे जितने भी इसके पोषक तत्व होंगे, पोषक तत्व, उनको यह एबोमेसम में अवशोषित कर लिया जाता है। साथियों इस तरीके से यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। कुसुम कार्यक्रम साथियों सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह किया गया था। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो यह साथियों समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंसी का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, लेकिन संभाषण का अधिकार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का जिक्र आर्टिकल साथियों 12 से लेकर 35 तक में, 135 नहीं है, 12 से लेकर भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार की साथियों बात करें तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 78, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति है। तो यह जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति है। वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात करें, वर्तमान राष्ट्रपति वह आपकी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वह वर्तमान राष्ट्रपति है, जो कि कौन सी क्रम की है, 15वीं क्रम की है। उड़ीसा से उनका संबंध है, उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। और साथियों यह संथाल जाति से, जनजाति से बिलोंग करती है। संथाल जनजाति जो है वह सबसे पढ़ी लिखी जनजाति, उसमें उन्हें गिनती किया जाता है, माना जाता है। प्रश्न संख्या 79, MK गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी। यह उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के, चंपा कर दिए ना, चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद, जो कि साथियों 1917 में हुआ था, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 80, ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू, यानी कि ग्रीन रेल कॉरिडोर, इसके संबंध में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसकी अगर बात की जाए ग्रीन रेल कॉरिडोर की, पहला ऑप्शन है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियाँ बायो टॉयलेट से लैस है, ऑप्शन सी भी सही है। और डी में कह रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यह साथियों इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, बल्कि उस समय के तत्कालिक रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। सुरेश प्रभु के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और यह साथियों 24 जुलाई 2016 को, है ना, तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु में इसका उद्घाटन जो है वह सुरेश प्रभु के द्वारा, जो कि उस समय तत्कालिक जो है रेल मंत्री के पद पर थे, उन्होंने ही इसका शुभ उद्घाटन या उद्घाटन किया था।
प्रश्न संख्या 81, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य नहीं था? तो यह साथियों इटली, जर्मनी और जापान था। ठीक है, मित्र राष्ट्र के समूह का सदस्य था। जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से साथियों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हुआ। निम्नलिखित में से पूछा गया कि राष्ट्र कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध जो कि आपका 1939 से लेकर 45 के मध्य हुआ था, पूछा क्या गया है कि मित्र राष्ट्र यानी कि एलाइन पावर्स के समूह का सदस्य था। तो साथियों उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, रसिया था, ब्रिटेन था, है ना। ये सब जो थे यह शक्तिशाली देश जो थे वह द्वितीय विश्व युद्ध में आपको मित्र राष्ट्र के समूह सदस्य थे। जबकि इटली, जर्मनी और जापान थे साथियों, इसे समझने में थोड़ी सी गलती हुई, यह धुरी राष्ट्र का सदस्य था, धुरी राष्ट्र का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट यानी कि इंटरेस्ट की अगर बात करें इसमें रिलीफ युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? इस योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी, यह केंद्र सरकार के द्वारा जो है वह चलाई गई योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण वयस्क महिला को अपने गांव पंचायत के डाकघर में खाता खोलना, एक वर्ष में कम से कम 300 रुपये जमा करना होता है। महिलाओं के द्वारा जो जमा राशि धनराशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा 24% तक सालाना ब्याज देने का प्रावधान करती है। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? प्राकृतिक की बात कर रहा है साथियों, तो यह हो जाएगा वुलर झील, जो कि साथियों जम्मू व कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है वुलर झील, जो कि साथी कौन है? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। प्रश्न संख्या 85, जो कि साथियों इस सेट नंबर 12 का अंतिम प्रश्न है। इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? यूथ एम्बेसडर के पद पर हिमा दास को साथियों अगर बात करें 2018 में सबसे पहले यूथ एम्बेसडर के रूप में हिमा दास को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। यूनिसेफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यह आपको न्यूयॉर्क में है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। वर्तमान में यूनिसेफ में कुल 190 सदस्य देश है। साथियों इस तरीके से हम लोगों ने 12 सेट नंबर 12 को कंप्लीट किया और इसके बाद आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सेट नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आप वीडियो को कंप्लीट देख जाएंगे, इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा तो यही आपको बेल आइकन दबाने का और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने के कारण यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन देगा, अलर्ट देगा। साथियों आप सभी लोगों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।